सेकेंड टॉपिक है फाइनेंस एंड टैक्सेशन, जहां पे फर्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में समझते हैं। जीएसटी को 2017 में 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, जहां पर गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई के ऊपर में कैसे टैक्स लगाना है उसका पूरा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जीएसटी से पहले हमारे यहां पर वैट सिस्टम हुआ करता था। वैट सिस्टम का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी में एक बेसिक डिफरेंस ये है तो दोनों ही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक बेसिक डिफरेंस है, वैल्यू एडेड टैक्स एक फ्लैट 14% के आसपास हुआ करता था, लेकिन वही जीएसटी अलग अलग स्लैब में होती है। जीएसटी के अगर की फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यहां पर हमें 5 अलग अलग तरीके की स्लैब देखने को मिलती है। कुछ होते हैं जो 0% पे होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28% पे। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर जब डेस्टिनेशन यानी कि जहां पर इसे पहुंचना है वहां पर टैक्स लगाया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर 3 रिटेलर या 3 लोग हैं। मान लेते हैं कि ए बंदा है, बी बंदा है और सी बंदा है। ए बंदा है जो प्रोडक्शन का काम करता है, प्रोड्यूसर है। बी बंदा होलसेलर है और सी बंदा रिटेलर है। अब यहां पर किसी एक दाम को, मान लो 100 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर में 1 रुपए पे किया गया है जीएसटी और इस 101 रुपए पर दे दिया गया है बी को। बी ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, 150 रुपए का सामान बनाया, 2 रुपए यहां पर इसने टैक्स पे कर दिया मान लो सरकार को। और 152 रुपए के बाद में ये सी के पास पहुंचा। सी ने मान लो इसका दाम 200 रुपए रख दिया और उसके ऊपर में 5 रुपए इसके ऊपर जीएसटी लग गया। तो अब 1 रुपए का जो भार है वो बी पर गया। बी ने अपना 1 रुपए का भार और 2 रुपए का भार डाल दिया सी के ऊपर में, और सी को इन दोनों के जीएसटी यानी ए और बी का जो जीएसटी है वो, और सी का खुद का अपना जो 5 रुपए जीएसटी बैठा, ये सारा भार अल्टीमेटली सी के ऊपर पहुंचा और सी ने कंज्यूमर के ऊपर में डाल दिया। और ये रियल फिगर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सारा भार मतलब एक्यूमुलेटेड, यहां पर टैक्स एक्यूमुलेट होते गया और टैक्स एक्यूमुलेशन अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में पहुंच गया। दिक्कत यहां पर यह है कि एक ही टैक्स बार बार यहां पर ऐड किया जा रहा है, और इस चीज से बचने के लिए अल्टीमेटली यहां एक प्रोविजन किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब जब बी ने अपना पूरा पैसा जब भरेगा, यानी कि जब अपना जीएसटी फाइल करेगा, तो ये ए वाला जो पैसा दिया है 1 रुपए आईटीसी क्लेम कर देगा, सरकार को बताएगा देखो ए वाले के ऊपर में जो टैक्स पड़ा हुआ था वो मैंने पे कर दिया है, और मैंने जो कि पे किया है इसलिए मुझे उसका इनपुट मिल जाना चाहिए। सिमिलरली सी वाला जो बी वाले का जीएसटी है जो पे किया है इसने बी का, वो आईटीसी ले लेगा, यानी 2 रुपए इसको वापस मिल जाएगा। और इस तरीके से जो 5 रुपए जीएसटी फाइनली दिया गया एट द डेस्टिनेशन, वही अब कंज्यूमर के ऊपर में जाएगा। इससे रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो एक्यूमुलेशन ऑफ द टैक्स देखने को मिल रहा था ये अब देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आईटीसी। और आईटीसी क्लेम की जाती है जब भी जीएसटी फाइल किया जाता है। जीएसटी का हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जैसे सीजीएसटी के फॉर्मेट में एसजीएसटी और फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी। कभी भी कोई भी टैक्स अगर लगता है, मान लो जैसे 5% का स्लैब लगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि सीजीएसटी लिखा रहेगा इस तरीके से, सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%, और फिर अल्टीमेटली दोनों का पैसा कैलकुलेट करके दे दिया जाता है और इस तरीके से आपस में स्टेट वालों को स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है और सीजीएसटी सेंटर अपने पास खुद रख लेता है। अगर मान लो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई सारे स्टेट से होकर के गुजर रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी लगती है। इसको हम लोग कई बार इंटर स्टेट जीएसटी भी बोल देते हैं या इंटीग्रेटेड जीएसटी बोल दिया जाता है। यहां पर स्टेट का जो शेयर रहता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स है, हर जगह पर एक जैसा टैक्स लगाया गया है, जो कि मल्टीपल अदर जो बाकी छोटे छोटे टैक्स हुआ करते थे, कभी एक्साइज हो गई या फिर कुछ और टैक्स हो गया छोटे मोटे, इन लोगों को हटा करके एक सिंगल जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। जीएसटी को गवर्न करने के लिए हमारे पास एक काउंसिल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग का काम करती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यहां पर ये कहेगी कि आखिर में किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत कौन से प्रोडक्ट आएंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है जीएसटी काउंसिल के ही द्वारा। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A में 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था।
इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इनका मेन काम यही होता है कि टैक्स स्लैब के अंदर में कौन से प्रोडक्ट को रखना है या फिर जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो कैसे की जाएगी, जीएसटी फाइल करने की डेट क्या होगी, जीएसटी को एक्सटेंड करना, ये सारी चीजें यहां पर जीएसटी काउंसिल ही बताती है। जीएसटी काउंसिल में किसी भी चीज को पास कराने के लिए 3/4 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। यहां पर अगर मान लो टोटल मान लेते हैं कि 6 बंदे हैं, तो 6 बंदे में से जो 4 बंदे रहेंगे वो स्टेट से आ रहे होंगे और वही अगर 2 बंदे देखेंगे तो सेंटर से आ रहे होंगे। तो ये 1/3 जो होती है वो सेंटर की शेयर होती है और 2/3 जो होती है वो स्टेट की शेयर होती है। और यहां पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए 3/4 की जरूरत पड़ती है, यानी कि 3/4 जब पास करेंगे तभी जाकर के यहां पर पास माना जाएगा। जीएसटी को फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल होती है और जीएसटी पोर्टल को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जीएसटी एन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। ये जो गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क है पहले एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसके सारे शेयर खरीद लिया और अब ये अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है। इसका मेन काम यही होता है कि आईटी सिस्टम और जो जीएसटी पोर्टल है इसको मॉनिटर करे, मैनेज करे और रेगुलेट करे। जीएसटी से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी अपील करनी होती है, कोई ग्रीवांस करनी होती है, तो उसके लिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बना करके रखा गया है। इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली में बनाई गई है और बाकी अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक साथ, मतलब कंसल्टेशन के बाद में। यहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है और 70 साल मैक्सिमम एज तक ये रह सकते हैं, यानी कि उनकी जो एज 70 ईयर या फिर टर्म 3 ईयर, इन दोनों में जो भी पहले आ जाएगा वही जीएसटी प्रेसिडेंट का टर्म रहेगा। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, तो रीअपॉइंटमेंट इनकी बार बार की जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक्साइज ड्यूटी क्या चीज होती है। देखो 2 तरीके की ड्यूटी होती है, एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी और दूसरी होती है जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अगर मान लो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर में कोई बाहर, मान लो कोई कनाडा से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो कनाडा से कोई प्रोडक्ट अगर आएगा तो यहां पर लगेगी कस्टम ड्यूटी। इसीलिए एयरपोर्ट या फिर कोई लैंड बॉर्डर या फिर जो वाटर बॉर्डर होती है, हर जगह पर आपको कस्टम इंस्पेक्टर्स या कस्टम ऑफिसर्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर बेसिकली कस्टम पास होता है, यानी कि आपके जो भी सामान लेकर के आए उसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है, जिसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन मान लो यूपी से आप एमपी के बॉर्डर पे जा रहे हो और आपने कुछ सामान ले रखा है, तो यहां पर आपको कस्टम नहीं, लेकिन स्टेट बॉर्डर चूंकि चेंज हो रहा है तो यहां पर लगती है एक्साइज ड्यूटी। तो यानी डोमेस्टिक ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी हो गई और इंटरनेशनल ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों जो टैक्स है वो अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स कहे जाते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि गुड्स इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और स्टेट टू स्टेट जब चेंज किए जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्साइज ड्यूटी। और वही अगर कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करें तो ये आउटसाइड द इंडिया यहां पर पास, मतलब कि आउटसाइड द इंडिया यह मैन्युफैक्चर हुआ है। एक्साइज हो, चाहे जीएसटी हो या फिर कस्टम ड्यूटी हो, ये सब सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंतर्गत आती है। यही इनकी मॉनिटरिंग, देखभाल, नियम मेकिंग जो भी करना होता है वो सब यही करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये बॉडी आती है और इनका मेन काम यही होता है कि एक्साइज को किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है, उसके ऊपर में सारा लॉ बनाना। सेंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी ये पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानी जाती थी। हाउएवर जीएसटी सब्ज्यूम्ड मेनी ऑफ द एक्साइज ड्यूटी टुडे। केवल और केवल 2 चीजों को छोड़ दिया गया है, ओनली पेट्रोलियम और लिकर। पेट्रोलियम और लिकर को छोड़ करके बाकी हर चीजों पे जीएसटी लगती है, लेकिन यहां पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसको एक्सेप्शन बना करके रखा गया है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल एंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन एंड नार्कोटिक सब्सटेंस अभी फिलहाल में कलेक्ट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में क्या रहा है? करंट अफेयर्स में रहा है जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर के। जिस समय जीएसटी बनाई गई थी, मतलब जीएसटी एक्ट पास किया गया था, उस समय स्टेट वालों ने काफी ज्यादा इस पर मतलब अपना आक्रोश जाहिर किया था और यह कहा था कि इस तरीके से तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर शेयर जो है सेंट्रल और स्टेट के द्वारा एक तो डिवाइड हो गया और दूसरा स्टेट को अपना खुद का जो मैन्युफैक्चरर स्टेट है उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसके लिए प्रोविजन किया गया जीएसटी कंपनसेशन सेस का। ये जो जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट है, ये 2017 के अंतर्गत यहां पर कंपनसेशन सेस का एक प्रोविजन किया गया था
और यहां पर बोला गया था कि जिसको भी रेवेन्यू लॉस हो रहा होगा उसको रेवेन्यू लॉस का भरपाई किया जाएगा। यह भरपाई का पैसा आएगा कहां से? यह भरपाई का पैसा आएगा जो 28% स्लैब के अंतर्गत लग्जरी, सिन या डीमेरिट गुड्स रखे गए हैं उनके टैक्स कलेक्शन के बेसिस पर। हमें यह पता होना चाहिए कि लग्जरी, सिन या डीमेरिट गुड होते क्या चीज है। लग्जरी गुड जो बहुत महंगे होते हैं, इसेंशियल नहीं होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, उनको बोला जाता है। जैसे मान लो एसयूवी जो कार वगैरह होती हैं, महंगी कार्स होती हैं, बीएम हो गई या फिर मर्सिडीज हो गई, जितने भी ये बड़ी बड़ी कार्स होती है, लग्जरी आइटम वगैरह होते हैं, उनको बोला जाता है लग्जरी गुड। सिन गुड वो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल होने का मतलब जैसे गैम्बलिंग, सट्टा खेलना, अल्कोहल, ये सब सिन गुड्स के अंतर्गत आ जाती हैं। डीमेरिट गुड वो होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उनके कंजम्पशन को हमेशा डिस्करेज किया जाता है, जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया। एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फैट टैक्स। यह हमारा इसके अंतर्गत नहीं होता है। ये फैट टैक्स एक अलग होता है जो स्टेट वाले अपना लगाते हैं। ये नॉर्मली फूड के ऊपर में लगाया जाता है। जैसे मान लो पिज्जा है, पिज्जा के ऊपर में फैट टैक्स लगा दिया जाएगा, या फिर कोई भी इस तरीके का आइटम होता है जहां पर जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है उसके लिए उसके ऊपर में फैट टैक्स लगा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में क्या रहा है? हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में यह रहा है कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में बात किया गया था, इसका समय अब खत्म होने वाला है। मार्च 2026 इसकी कट ऑफ डेट है। मार्च 2026 के बाद से यह कहा गया है कि अब लग्जरी सिन या डीमेरिट गुड के ऊपर में जो ये एक्स्ट्रा ये चार्ज लगा करता था या जो भी सरचार्ज वगैरह लगाया जाता था, इसको हटा लेना चाहिए, क्योंकि अब जीएसटी कंपनसेशन सेस का भी टाइम खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन जितने भी पार्ट हम लोगों ने इसके बेसिक्स को लेकर के किए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी रेलेवेंट पॉइंट बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या है आखिर में? इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लो आपने एक मोबाइल बनाना है। मोबाइल बनाने के लिए आपको तरह तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको पीवीसी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसमें सेमीकंडक्टर वगैरह लगेगा, मेमोरी लगेगी, प्लस जो भी इसमें और भी इनपुट्स वगैरह लगते हैं। तो आपने किया क्या कि आपने सारे सामान को मंगाया और मंगाने के बाद में इंडिया में यहाँ पर असेंबल कर दिया। अब जो जो चीज़ आप मंगाएंगे हर चीज़ के ऊपर में अपना एक कस्टम ड्यूटी लग रही होगी, हर चीज़ के ऊपर में टैक्स लग रहा होगा। तो इन ड्यूटी को लेकर के अल्टीमेटली आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया। मान लेते हैं उस मोबाइल फ़ोन की कीमत टोटल 10,000 रुपये पड़ी। 10,000 रुपये के ऊपर में मान लेते हैं 2,000 रुपये आपने अपना प्रॉफिट कमाया, और मान लेते हैं टोटल जो है 12,000 रुपये या आपने मोबाइल का दाम रख दिया। अब ये मोबाइल मान लेते हैं सेम मोबाइल, सब कुछ सेम। अल्टीमेटली अगर आप फॉरेन से इस रॉ मटेरियल को मंगाने की जगह पर अगर आप इस मोबाइल को मंगाए रहते तो ये सिर्फ और सिर्फ 8,000 की पड़ती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी हम लोग रॉ मटेरियल के ऊपर में लगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मान लेते हैं 10% की कस्टम ड्यूटी लग रही है इन सभी रॉ मटेरियल के ऊपर में, और वही अगर फाइनल प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं तो केवल 8% लगता है। और इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है जहां पर रॉ मटेरियल के ऊपर में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लग जा रही है बजाय कि फाइनल गुड के ऊपर में, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से बहुत नुकसान हो जाता है। किस चीज़ का नुकसान होगा? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री रहेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंडिया में ही मिलेगा। तो बाहर से हम चीज़ों को जब मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर हम फाइनल गुड को ही मंगा लेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव इनपुट जो होता है वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो टैक्स पेयर हु फेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विल ऑलवेज हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? आईटीसी के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। अगर मान लो कि कोई बंदा है 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, मान लेते हैं 1 करोड़ के बिजनेस में इसने 10 लाख का मान लेते हैं कि इसने जीएसटी पे कर दिया, और ये जीएसटी पुराने सभी लोगों का पे करते आ रहा है। तो इसको तो इनपुट टैक्स, जैसे हम लोगों ने बात किया था ना ए, बी और सी, तो ए ने क्या किया था, बी ने क्या किया था, आईटीसी क्लेम किया था ए वाला, सी ने क्या किया था, आईटीसी क्लेम किया था बी वाला। तो अल्टीमेटली ये जो सी के ऊपर में आईटीसी बैठेगी ये तो काफी ज्यादा अमाउंट की होगी। मान लो बी से इसने 1 करोड़ का सामान लिया है तो 10 लाख रुपए मान लेते हैं इसका आईटीसी ही बैठ गया। अब इस आईटीसी को आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, ये खाली रिक्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपको जब आगे जीएसटी पे करना रहेगा तो आप इस 10 लाख में से कुछ पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कायदे से सी वाले के लिए तो ये पैसा फंसा हुआ हो गया कि इसका पूरा अमाउंट जो है आईटीसी में फंस गया है। तो यहां पर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण से इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर एक क्रेडिट लॉजर के तौर पर बैठ जाता है। तो क्रिएट्स वर्किंग कैपिटल इशू फॉर टैक्स पेयर एज देयर रिसोर्स रिमेन ब्लॉक्ड। इनकी जो रिसोर्स होंगे, इनकी जो आईटीसी होगी वो ब्लॉक रहेगी इन अ फॉर्मेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू हाई इनपुट टैक्स। और इस वजह से यहां पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जा रही है। यहां पर जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आखिर में ये जो इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये होता क्या है और इसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर क्या देखने को मिल सकता है।
अगला जो टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट गेन, यानी कि जो हमारा LTCG है एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर के। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या चीज है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म। और उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर में कैपिटल गेन क्या चीज होती है। कोई भी अगर आप जैसे दो तरीके का मार्केट होता है, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होती है इसमें हम लोगों ने कल ही जैसे डिस्कस किया था कि हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं या फिर लिबोर मिबोर का केस होता है, तो ये जो चीजें होती हैं वो हमारी कॉल मनी मार्केट में आ जाती हैं। इस कॉल मनी मार्केट की जो एज होती है वो नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होती है, जिसमें हमें 1 डे का भी प्रोग्राम देखने को मिलता है, 1 वीक होती है, 1 मंथ होती है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं। मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो इमीडिएट बेसिस पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल मार्केट होती है जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। जैसे यहां पर लॉन्ग टर्म का मतलब अगर मान लो दो तरीके की चीजें, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म हमें देखने को मिलता है कैपिटल गेन को लेकर के, यानी कि कैपिटल पर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। ये कैपिटल आपकी रियल एस्टेट हो सकती है, ये कैपिटल आपकी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड हो सकती है, ये कैपिटल आपकी मूवेबल असेट जैसे कार हो गया या फिर कोई मशीनरी हो गई, ये सब भी हो सकते हैं, डैम हो सकता है। तो ये जो चीजें होती है इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन के ऊपर में भी हमेशा टैक्स लगता रहता है। कैसे? पहले उसको समझने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होती है। अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में अगर बात करें तो 24 महीने यानी 2 साल से कम पर अगर कोई चीज होती है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में मानते हैं। इसके अलावा जो भी म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी स्टॉक होती है अगर वो 12 महीने से कम के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई मूवेबल असेट है और अगर 36 महीने यानी 3 साल से ऊपर को हो गया तो ये लॉन्ग टर्म माना जाता है। और वही शेयर इक्विटी वगैरह अगर एक साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में ले लेते हैं। कोई भी मूवेबल इमूवेबल असेट है या कोई इक्विटी शेयर है अगर वो 2 साल से ऊपर की हो जाती है तो उसको भी हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर में कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर पूरा केस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। इस केस को समझने के लिए हमें इंडेक्सेशन को भी समझना है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि आखिर में इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर जरा समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी थी। मान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो मान लेते हैं कुछ 50 लाख की प्रॉपर्टी थी मेरे पास, 50 लाख की प्रॉपर्टी, और मान लेते हैं कि ये 2000 में 50 लाख की इसकी कीमत थी। अब हम सभी लोगों को पता है कि रियल एस्टेट का दाम धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मान लेते हैं आज की डेट में 2024-2025 चल रहा है। 2025 में अगर बात करें तो इस 50 लाख की कीमत मान लेते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए हो गई। अब ये जो 1.5 करोड़ रुपए हुई है ये 2 कारणों से हो सकती है। एक हो सकती है रियल एस्टेट की वैल्यू ही बढ़ गई है, और दूसरी हो सकती है यहां पर कि इन्फ्लेशन भी, यहां पर मार्केट की जो इन्फ्लेशन है वो भी ऐड हो रही है। इन्फ्लेशन को थोड़ा समय आप लोगों को अगर फील कराऊं, जो 1 रुपए की वैल्यू थी 2000 में वो अब आपको देखने को मिल रही होगी करीब करीब 100 रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी है। 100 रुपए नहीं अगर हुई है तो 10 रुपए हो सकती है। पहले 1 रुपए में आप पेंसिल लेकर के आ सकते थे, टॉफी वगैरह लेकर के आ सकते थे, अभी वही चीज 10 रुपए में आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं 1 रुपए की जो वैल्यू 2000 में थी वो अब 10 रुपए, आज की डेट में 10 रुपए की वैल्यू हो गई है। तो जो इक्विवेलेंसी है वो है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर पैरिटी भी इसको आप बोल सकते हैं कि 1 रुपए में आप कितना सामान खरीद पा रहे हैं और आज की डेट में 10 रुपए में कितना सामान खरीद पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अब रियल एस्टेट में दो तरीके के, एक तो हो गया कि रियल एस्टेट का खुद का दाम बढ़ा और दूसरा हो गया इन्फ्लेशन। तो जब भी हम लोग यहां दोनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जब रियल प्राइस निकालते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है रियल एस्टेट की जो ओरिजिनल जो इसकी रेट निकल करके आ रही होगी। यानी कि ये जो इन्फ्लेशन वाला फैक्टर है इसको हमें माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब जाकर के रियल प्रॉफिट हमें पता चलेगा। ये जो इन्फ्लेशन होती है इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का काम किया जाता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के द्वारा। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है यही इन्फ्लेशन को निकालता है। यानी कि मान लो आज की डेट में जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, मान लो 1.5 करोड़ रुपए हो गई थी, 1.5 करोड़ रुपए, देखो यहां पर 1.5 हो गई थी। इसमें से अगर मैं CII निकाल दूंगा तब मुझे जो रेट निकल करके आएगा वो हमारा रियल कॉस्ट निकल करके आएगा। और रियल एस्टेट का जो कॉस्ट निकल करके आया उसमें से मैं 50 लाख रुपए जब माइनस कर दूंगा जो ओरिजिनल प्राइस थी इसकी, तो मुझे पता चलेगा कि रियल प्रॉफिट मेरा कितना निकल करके आया है। और ये जो रियल प्रॉफिट है इसके ऊपर में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होती है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाती है और सरकार को दे दी जाती है। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या,
यहां पर अभी ये बात तो समझ में आ गई होगी इंडेक्सेशन क्या होती है। सो इंडेक्सेशन इज एक्चुअली द एडजस्टमेंट ऑफ परचेजिंग प्राइस ऑफ एन एसेट फॉर इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाएगा, तब हमें जो निकलेगा उसको हम लोग इंडेक्सेशन बोलते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के बाद में हमें कैपिटल गेन पता चलती है और उसके ऊपर में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगती है ये लग जाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसको यूज किया जाता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है वो निकल करके आ जाए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होती है ये हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इसके कई बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते थे। पहला, हमें रियल जो टैक्स बनना चाहिए वो हमें देखने को मिल जाता है कि रियल गेन जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। और दूसरा, यहां पर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हम न्यूट्रलाइज कर लेते थे। लेकिन अभी रिसेंट में हुआ क्या है? रिसेंट में हुआ ये है, गवर्नमेंट ने नए बजट में ये बोला है कि ये सब चीजें कुछ नहीं होंगी। अब सीधे सीधे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं, केवल और केवल 1.5 करोड़ रुपए आज का दाम है, माइनस 0.5 करोड़ रुपए, यानी कि जो 50 लाख रुपए थे बचा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के ऊपर में टोटल लॉन्ग टर्म क्रेडिट गेन लगेगा। और यहां पर जो ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की बात कही जाती थी उस चीज को सरकार ने हाल फिलहाल में हटा दी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रियल इस्टेट आगे जाकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि रियल इस्टेट के ऊपर में जो चीजें लग रही हैं वो सही तरीके से नहीं लग रही हैं। अभी लोकसभा में यही चीज है, फाइनेंस बिल जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के प्रोविजन को चेंज करने के लिए यहां पर पास कर दिया गया था। की प्रोविजंस वगैरह जो दिए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड स्कीम थी वहां पर 20% लॉन्ग टर्म क्रेडिट गेन टैक्स लगता था, जिसको कि चेंज किया गया है और ये इंडेक्सेशन के साथ लगता था। अभी में क्या है, 12.5% हो गया है और विदाउट इंडेक्सेशन कर दी गई है। इन दोनों में काफी अंतर हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशन वाली जो चीज हुआ करती थी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके तब जो लगता था वो अपना एक अलग सिस्टम था और उस सिस्टम के बेसिस पर चीजें काफी ज्यादा सस्टेनेबल बन चुकी थी। खैर, यहां पर जो किया गया है वो हमारे लिए उतना काम का नहीं है, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या, इंडेक्सेशन होता क्या चीज है, और रियल एस्टेट में हमें इन्फ्लेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है और उसके बेनिफिट्स हमें क्या देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के हाल फिलहाल में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं लगता है, तो आप चाहें तो इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है केवल और केवल इस रिपोर्ट के बारे में कि वेल्थ एंड इनकम इनइक्वालिटी क्या चीज होती है। सो वेल्थ एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेकर के 2023 तक के लिए द राइज ऑफ बिलियनियर राज, यह अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा स्टडी किया गया है। यहां पर बताया गया है कि जो टॉप 1% लोग हैं वो 40%, टोटल वेल्थ का 40% ये कंट्रोल करते हैं। वही बॉटम के जो 50% लोग हैं वो केवल और केवल 6.5% ही टोटल वेल्थ कंट्रोल करते हैं। इनइक्वालिटी इन इंडिया डिक्लाइंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इनइक्वालिटी डिक्लाइन की है और 1980 के बाद से फिर ये राइज भी करने लगी है एंड स्काई रॉकेटेड सिंस 2000 के बाद से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई। आज की डेट में इंडिया में काफी ज्यादा इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा देयर इज एन अनदर इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट टू राइजिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024। इंडिया इसमें 127वीं रैंक लाया हुआ है और इंडिया की जो रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा निकाली गई है। यहां पर नेपाल और श्रीलंका भी इंडिया से ज्यादा बेटर रैंक पे हैं, इंडिया से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये जो रिपोर्ट है ये ध्यान रखनी है, इसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को लेकर के। यहां पर कई सारे केसेस हैं जो कि जैसे वोडाफोन का एक केस काफी ज्यादा फेमस है जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो को लेकर के भी बात हुई थी। जहां पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आइडिया लग जाएगा कि आखिर में एडवांस प्राइसिंग क्या होती है। नॉर्मली होता क्या है, इंडिया में टैक्स सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इंडिया में टैक्स रिलेटिवली ज्यादा लगता है। तो इंडिया के आसपास में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे मॉरिशस हो गई, मालदीव हो गई, यहां पर टैक्स बड़ा कम लगता है। अगर मान लो इंडिया में 10% लग रहा है तो यहां पर शायद 1% भी ना लग रहा हो, इतना कम होता है। इसीलिए सारी कंपनी क्या करती है कि अपनी जो पेरेंट कंपनी होती है उसको इन मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, इन इलाके में जाकर के रजिस्टर करवा लेती है और रजिस्टर करवाने के बाद में इंडिया में एक शेल कंपनी के फॉर्मेट में ओपन कर दिया जाता है। सारा बिजनेस चल रहा है इंडिया में, लेकिन जो बुक कीपिंग होती है वो सब दिखा दी जाती है यहाँ पर जो सेशेल्स, मालदीव या फिर मॉरिशस में बनाई गई है। इंडिया में
कंपनी को लॉस में दिखाया जाता है और सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है सेशेल्स, मॉरिशस या फिर मालदीव में, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% का ही टैक्स देना पड़ रहा है, इंडिया में 10% का टैक्स देना पड़ जाएगा। और इस तरीके से यहां पर टैक्स की चोरी की जाती थी। ये जो टैक्स की चोरी की जाती है इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। ये जो बेप्स की मैकेनिज्म है ये बेसिकली ओईसीडी के द्वारा प्रपोज की गई थी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के। ये जो ओईसीडी है इसने फिर अल्टीमेटली ये बताया कि देखो ऐसा है, ये जो बेप्स वाली चीज है ये सही नहीं है, दिस इज इलीगल और ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए फिर यहां पर इन्होंने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया। इस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की वैल्यू होती है 15%। डजंट मैटर कि आपका कितना ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका अगर प्रॉफिट कहीं पर भी अगर मान लो इन वाले आइलैंड पर भी दिखाया जा रहा है तो 15% आप टैक्स के लिए लायबल रहेंगे। और ये चीज इस चीज को और बेटर बनाने के लिए, क्योंकि टैक्स की चोरी करना ये प्राइवेट लोगों का काम होता है, लेकिन सरकार का भी काम है कि हमें बिजनेस को इंडिया में सही तरीके से चलाते रहना। इंडिया को भी पता है कि कहीं ना कहीं टैक्स हमारे यहां पर ज्यादा है और आसपास के जो आइलैंड नेशन है वहां पर कम है, लेकिन फिर भी इंडिया में बिजनेस तो चलाना है। तो इंडिया में बिजनेस को चलाने के लिए इन कंपनीज के साथ में इंडिया पहले से ही एक एग्रीमेंट करता है और ये कहता है कि आप एक काम करो, ये जो बेप्स वगैरह है, जो टैक्स चोरी वगैरह है, ये करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही एक एग्रीमेंट कर लो, मुझे कितना टैक्स आप दोगे। और दोनों के बीच में एक सहमति बन जाती है और दोनों के बीच में ये जो सहमति बनती है इसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कि पहले ही एक सहमति बन जाती है कि इतना % मैं आपको टैक्स दे दूंगा, एडवांस में आपकी प्राइसिंग डिसाइड कर दी जाती है। ये जो एडवांस में प्राइसिंग डिसाइड की जाती है ये सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा की जाती है। और यहां पर अभी हाल फिलहाल में ये निकल करके आया है कि 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है वो अभी हाल फिलहाल में हाईएस्ट एवर साइन किए गए हैं। हमारे लिए खैर ये कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होते क्या चीज है। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक टैक्स पेयर यानी कि कोई एक कंपनी और टैक्स अथॉरिटी यानी इंडिया, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ रहता है। It is an endeavor to provide certainty to the taxpayer in a domain of transfer pricing by specific method of pricing। तो यहां पर पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि प्राइसिंग क्या होने वाली है और उसके बदले में यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग यानी कि पैसा का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो पैसे का ट्रांसफर होता है ये प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन द कंपनी दैट आर अंडर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल। कॉमन ओनरशिप या कंट्रोल यानी सेशेल्स में अगर कंपनी है उसकी कॉमन ओनरशिप है, तो अगर वहां कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स हो रहा है तो उसकी हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो भी प्राइसिंग डिसाइड हुई है उसके बेसिस पर अल्टीमेटली यहां पर टैक्स दे दिया जाता है। ये जो टैक्स दिया जाता है इसको हम लोग आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बोलते हैं। इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही बेसिक रहेंगे। वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, तो आप बोल देंगे कि ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है। या अगर मान लो इसके बारे में लिख दिया जाए बीईपीएस से रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे यस ये बीईपीएस से रिलेटेड है। तो इसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड रह करके ही सारी चीजों को देखना है। अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकता है यूनिलैटरल हो, यानी कि केवल एक टैक्स पेयर हो और एक टैक्स अथॉरिटी हो। ये बायलैटरल हो सकता है, दो कंट्री या दो टैक्स पेयर के बीच में हो सकता है, और मल्टीलैटरल भी हो सकती है। इंडिया में अगर हम लोग एपीए के बारे में बात करें तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, और ये सीबीडीटी और किसी पर्सन या कंपनी के द्वारा आपस में मतलब कि दोनों के बीच में डिसाइड होता है। जो एपीए की टर्म होती है वो 5 साल तक के लिए होती है। बाकी यहां पर कुछ खास है नहीं, बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आखिर में एपीए यानी कि जो एडवांस प्राइसिंग मैकेनिज्म होती है होती क्या चीज है। सीबीडीटी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है और इनका मेन काम यही होता है कि डायरेक्ट टैक्स को वसूलना। अब हम लोगों ने जो बात किया अभी, जैसे बेप्स के बारे में बात किया, बेप्स जिसे हम टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इसका पूरा नाम है। यहां पर जितने भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस वगैरह होती हैं वो टैक्स को पे करने से बचने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए वो अलग अलग शेल कंपनी खोलते हैं और शेल कंपनी में अपना जो बुक कीपिंग होती है वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करती रहती हैं। अब जैसे मान लो यहां पर अगर बात करें, मान लो इंडिया की कोई एक कंपनी है और अगर मान लेते हैं कि मॉरिशस की कोई कंपनी है और किसी एक तीसरी कंपनी ने यहां पर ट्रेड करना शुरू किया, इंडिया में भी ट्रेड कर रहा है, मॉरिशस में भी ट्रेड कर रहा है, और अगर मान लो इंडिया में जो ट्रेड कर रही है वही फाइनली मॉरिशस में भी जा रही है, तो कायदे से टैक्स तो एक ही जगह पर देना चाहिए। या फिर मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, मान लेते हैं कि मॉरिशस की कोई एक कंपनी है और वो मॉरिशस की कंपनी इंडिया करके ट्रेड कर रही है। मान लेते हैं इन्होंने 10 करोड़ का ट्रेड किया, 10 करोड़ पर इन्होंने मान लो 10% का टैक्स दे दिया इंडिया को, तो कायदे से सारा टैक्स तो केवल और केवल इंडिया को दिया जाना चाहिए क्योंकि यहां पर इंडिया में इन्होंने बिजनेस किया है। लेकिन मॉरिशस वाले बोलेंगे कि यार देखो तुम तो मेरे ही
कंट्री में रह करके ही तो आखिर में एग्जिस्ट कर रहे हो, और इसलिए मुझे भी तुम टैक्स दोगे। तो अब यहां पर इंडिया और मॉरिशस के बीच में आपस में जिम्मेदारी बनती है कि इन टैक्स का कलेक्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, तो इसका काम बिजनेस करना है, जहां पर बिजनेस करेगा वहां पर वो टैक्स दे रहा होगा। तो यहां पर दो कंट्री जब आपस में मिल करके आती हैं और डबल टैक्स को, यानी कि यहां पर भी दोनों ही जगहों पर जो टैक्स दिया जा रहा है, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और मॉरिशस ने, इन दोनों ने मिल करके अभी एक डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन इसको रेटिफाई अभी नहीं किया गया है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कैबिनेट भी पास कर दे, यानी कि सरकार ने तो पास किया सो किया, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पर जो हुआ सो हुआ, कैबिनेट भी जब पास कर देती है तब जाकर के वो रेटिफाई होता है और तब वो अमल में आ जाता है। और यही चीज यहां पर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत आ जाती है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एक तरीके का टैक्स बेनिफिट है अंडर ट्रीटी विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ ऑब्टेनिंग दैट ड्यूटी बेनिफिट वाज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट। ये बेप्स को भी कहीं ना कहीं रोकता है। यहां पर जो मिनिमम जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होती है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर दो टैक्स मतलब कि दो कंट्री के बीच में हो सकती है या फिर कंट्री और टैक्स पेयर के बीच में हो सकती है, और यहां पर बेसिकली यही टैक्स को अवॉइड करना या टैक्स को सेटल करने से ही रिलेटेड होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आखिर में ये हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होती है और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होती है, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या होती है। जो हमारे पास में म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होती है, ये बेसिकली प्राइसिंग डिस्प्यूट को लेकर के होती है कि यहां पर डिस्प्यूट हुआ है, जबकि वही एपीए जो होती है ये कोई डिस्प्यूट नहीं होती है, ये बेसिकली पहले ही बात हो जाती है, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप कितना टैक्स दोगे। और जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होती है ये डिस्प्यूट के बाद निकल करके आती है। तो टैक्स पेयर फाइल म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉर पेंडिंग डिस्प्यूट व्हाइल दे ऑप्ट फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट फॉर द सेम ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर ईयर एज एन इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। सो एपीए एक टूल के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एमएपी एपीए को ले आने का एक तरीका बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आती है यूएन ग्लोबल ट्रीटी को लेकर के। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया हुआ है अलग अलग तरीके की, जहां पर हम लोगों ने ओईसीडी के जो मिनिमम टैक्स या जो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग है, इन सब के बारे में बात किया। सारी चीजें वही यहां पर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे ग्लोबल टैक्स अवॉइडेंस कई जगहों पर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोगों ने इंडिया के एग्जांपल के तौर पे बात किया था कि इंडिया में कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसने अपनी जो सेटलमेंट है वो मॉरिशस या फिर सेशेल्स या फिर मालदीव में करके रखी हुई है। और इस तरीके से केवल इंडिया ही नहीं, कंट्री कोई भी हो सकती है, और इसके लिए यूएन ग्लोबल कन्वेंशन एक बना करके रखा गया है। ये जो यूएन ग्लोबल कन्वेंशन है ये आदिस अबाबा कन्वेंशन के नाम से भी फेमस है, इसलिए इसका भी नाम ध्यान रखना है। यहां पर जो भी डोमेस्टिक रिसोर्स है उनको मोबाइलाइज करना, एड्रेसिंग टैक्स चैलेंजेस, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन, इन सबको एड्रेस किया गया है। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम यही है, टैक्स राइट एलोकेशन, एड्रेसिंग इलिसिट फाइनेंशियल फ्लॉज, इफेक्टिव म्यूचुअल असिस्टेंस और इनकम फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। यहां पर है क्या चीज? यहां पर है ये कि जो भी ग्लोबल टैक्स या फिर ग्लोबल टैक्स को अवॉइड करने का जो तरीका है, इसके ऊपर में बात की जाती है। ओईसीडी इसकी मेन अथॉरिटी है। यहां पर ओईसीडी ने एक मिनिमम टैक्स बना करके रखा है कि आपको मिनिमम इफेक्टिवली 15% तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस ही कर लिया है। बाकी इंडिया ने इस कन्वेंशन को 2017 में साइन किया था। इसके अलावा कुछ और डिटेल आपको देखने की यहां पर जरूरत नहीं है, ये सब डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यह आदिस अबाबा कन्वेंशन से अंतर्गत है और यहां पर इसका मेन जो काम होता है वो लेजिटिमेट, फेयर, स्टेबल, इंक्लूसिव और इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम को बना करके रखने के लिए किया गया है। आगे अगर बात किया जाए, हमारे पास में कुछ छोटे मोटे टिडबिट्स हैं। जैसे हमारे पास में ड्यूटी ड्रॉबैक है। क्या होता है ड्यूटी ड्रॉबैक? अगर मान लो कोई एक बंदा मोबाइल बनाना चाहता है, मोबाइल बनाने के लिए इसने रॉ मटेरियल को परचेज किया और रॉ मटेरियल के ऊपर में इसके ऊपर में कस्टम ड्यूटी लग गई। लेकिन ये जो मोबाइल बनाया था वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मुझे एक्सपोर्ट को बढ़ाना, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट जब ये करेगा तो अल्टीमेटली यहां से इंडिया को ही फायदा होने वाला है। तो यहां पर अगर कोई बंदा इस तरीके से ये दिखाए कि मैं एक्सपोर्ट के लिए केवल और केवल कर रहा हूं, तो उसकी जो ये कस्टम ड्यूटी लगी है इसको वापस मिल जाती है, यानी इसका रिबेट हो जाता है। इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अभी हाल फिलहाल में सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने यह कहा है कि अगर कोई भी बंदा, मतलब कि अगर कोई जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस करती है तो उसका ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाता है। सो ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर में जो भी कस्टम लगा है,
अगर वो एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाती है। इट हेल्प्स एक्सपोर्टर ऑफसेट सम ऑफ द कॉस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट प्रोसेस, पर्टिकुलरली इन द सप्लाई और वैल्यू चेन। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होती है उसको ये कलेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। ये समझने के लिए हम लोगों को इस तरीके से समझना पड़ेगा। मान लो हमारे पास में ऑयल गैस है, अब अचानक से मान लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कोई वॉर हो गई या फिर कुछ हो गया, कोई एक एक्लेमिटीज आ गई, कुछ भी इस तरीके की चीजें आ गई, तो जो ऑयल का प्राइस होता है वो अचानक से शूट कर जाता है। लेकिन वहीं पर मान लेते हैं कोई बंदा सपोज ऑयल को पहले से रिजर्व करके रखा हुआ था, पहले से मान लेते हैं कि इसने 100 लीटर का पेट्रोल लगा करके रखा हुआ है और इसने जो खरीदा है मान लेते हैं कि वो 10 रुपए पे खरीदा है मान लेते हैं, और ये 10 रुपए का दाम जो है बढ़ करके 100 रुपए हो गया। तो अचानक से ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है, ये जो 10 टाइम्स ये प्रॉफिट कमाएगा, सरकार कहती है कि देखो ऐसा है, ये जो प्रॉफिट तुमने कमाया है ये तुमने अपने मेहनत पे या टैलेंट पे नहीं कमाया है, या एक्चुअल में परिस्थितियां कुछ इस तरीके की बन गई हैं जिस पे तुम कमाए हो, और इसलिए ये जो प्रॉफिट कमाया, ये जो प्रॉफिट आपने इन परिस्थितियों की वजह से कमाया है, इस पे मेरा भी हक है, यानी कि मैं ये परिस्थितियां तो मेरी ही वजह से क्रिएट हुई हैं और इस वजह से आप मुझे इसके ऊपर में टैक्स दोगे, और इस टैक्स को बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। दिस इज विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स क्या हो गया? ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑयल गैस के, नॉर्मली ऑयल के ऊपर में ही लगता है। सो अ विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट on certain industry that experience significantly above average profit due to favorable economic condition. The purpose is to redistribute excess profit in one area to raise fund for greater social good. Government justify the tax by asserting that these profit are not solely due to tax entity के effort के ऊपर में बल्कि external factor के ऊपर में भी हो जाता है। So windfall tax क्या है, क्या नहीं है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए और हमारे एग्जाम में केवल और केवल यही रिलेवेंट है, इसका मतलब क्या होता है।